Hello everyone, this is Ram here and I welcome to you all to Ramtech Classes YouTube channel। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का चैप्टर सेकंड। अभी तक चैप्टर फर्स्ट में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी इसकी और ये बॉडी के यानी जिसमें टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर देख लिए थे कि कौन कौन सी बॉडी होती है, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, डिफॉर्मेबल, रिजिड बॉडी, इन सब के बारे में देख लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से इनको देख लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड का ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो चैप्टर सेकंड जो है हमारा ये है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चैप्टर सेकंड है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल और विकृति ये चैप्टर है हमारा सेकंड, प्रतिबल और विकृति। यानी पर यहाँ पर देखने वाले हैं कि लोड की वजह से लोड लगाने पे स्ट्रेस कैसे जनरेट हो जाता है, स्ट्रेस कितना आता है और विकृति स्ट्रेन कितनी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर चैप्टर सेकंड का लेक्चर फर्स्ट होगा। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड का लेक्चर फर्स्ट। तो डिफाइन करते हैं स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होगा जब किसी भी बॉडी पर क्या करते हैं, अगर हम लोड लगाते हैं। जैसे इस पर हम अभी इसको पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी स्ट्रक्चर उतना ही फोर्स लगा रहा है। अगर नहीं लगा रहा होता तो ये गिर गया होता। ठीक है, तो यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी पुरानी अवस्था में, जिस अवस्था में है, अगर चल रहा है तो चलने का प्रयास करेगा, रुका हुआ है तो यानी अपनी अवस्था को मेंटेन रखने का प्रयास करता है। प्रयास कैसे करेगा, जैसे ये अभी अगर क्या है, रेस्ट में है तो इसको धकेलना चाहेंगे तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा ना, तो उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी अगर जब तक उतना ही लगाएगा जब तक ये फेल ना हो जाए। यानी कि अगर इसका 10 न्यूटन है लग रहा फोर्स तो इससे 10 से ज्यादा लगाएंगे तभी ये क्या होगा, अपने पोजीशन को छोड़ेगा। ठीक है, यानी डिफॉर्म होगा या अपनी पोजीशन को यानी अपनी अवस्था को चेंज करेगा। तो इसे कहते हैं क्या चीज, इसे कहते हैं फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्टली डिफाइन करते हैं लोड। लोड यानी प्रतिबल, विकृति, लोड, फोर्स, प्रेशर, इन सब के बारे में देखते हैं फर्स्टली। ठीक है, तभी तो आगे समझ आएगा कि स्ट्रेस कैसे ज्ञात कर रहे हैं और स्ट्रेन, ये सब चीजें कितने प्रकार की होती है, विकृति, स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्टली देखते हैं यहाँ पर लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड। फर्स्टली लोड देखते हैं। लोड यानी भार। भार क्या होता है, लोड यानी भार। किसी भी मेंबर पर अगर कोई भी फोर्स लगाते हैं, किसी भी मेंबर पर जब कोई फोर्स लगाते हैं तो उसे ही कहते हैं भार। जैसे हम अभी किसी भी स्ट्रक्चर पे या किसी मेंबर पे खड़े हुए हैं या चल रहे हैं तो नीचे भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो जो चल रहे हैं यानी जो चल रहे हैं तो वो क्या एक प्रकार का भार लग रहा है उस स्ट्रक्चर पर जहां पर हम चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई ब्रिज है तो इस पे लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी ये जो लोड लग रहा है, इस जो भार लग रहा है इसे ही कहते हैं लोड। जो भी फोर्स लग रहा है इनकी वजह से क्या होता होगा, वो वर्टिकल फोर्स आ रहा होगा। इस मेंबर को देखें तो इस पर क्या है, एक प्रकार का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं भार। किसी भी मेंबर पर या किसी अवयव पर लगने वाले फोर्स को या लगने वाले बल को ही भार कहते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिखना यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी मेंबर पर लगने वाले फोर्स को कहते हैं भार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ लोड, यानी लोड कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ लोड यानी भार के प्रकार। भार के प्रकार, ठीक है, तो लोड्स डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कर देखें तो डेड लोड, लाइट लोड, ट्रांसवर्स लोड, लॉन्गिट्यूडिनल लोड, शियर लोड। ठीक है, ये क्या है, ये लोड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड। तो फर्स्टली डिफाइन करते हैं डेड लोड एंड लाइट लोड। फर्स्टली है डेड लोड, डेड लोड या एंड लाइव लोड, एंड लाइव लोड। एंड लाइव लोड
मीन्स होता है अचल भार, लाइव लोड होता है मीन्स चल भार। जो निरंतर बदलता रहता है उसे कहते हैं लाइव लोड। जो कंटिन्यूअसली एक ही समान लगा रहता है उसे ही कहते हैं डेड लोड। जैसे किसी स्ट्रक्चर का खुद का भार, किसी स्ट्रक्चर का यानी इसका खुद का भार अगर देखें तो इसका जो खुद का भार है वो है क्या, डेड लोड। इस स्ट्रक्चर के लिए वो खुद का भार है वो क्या है, डेड लोड है। लाइव लोड यानी अगर इसको हम ये लगा दिए, ठीक है, इसके ये मार्कर है इसमें लगा दिए तो ये इसका अभी लाइव लोड है, मतलब अगर हटा दे रहे हैं फिर ये लाइव लोड है। यानी कि जैसे अभी हम फर्श पे चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं तो इसका मतलब कि ये लाइव लोड है, निरंतर बदलता रह रहा है, ठीक है। और इस फर्श का खुद का भार यानी छत का खुद का भार क्या है, डेड लोड है। तो जो निरंतर बदलता रहे लोड या भार जो निरंतर बदलता रहे उसे कहते हैं लाइव लोड। और जो कंटिन्यूअसली बना रहे एक ही समान जो भार उसे कहते हैं डेड लोड, ठीक है। डिफाइन ये कर सकते हैं कि वो पिंड जिस पर कोई भार लगातार बना रहता है, कंटिन्यूअसली बना रहता है लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए बना रहे उसे कहते हैं डेड लोड। और जिस कोई भी पिंड पर कंटिन्यूअसली या निरंतर बदलते रहने वाले भार को क्या कहते हैं, लाइव लोड कहते हैं, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं अचल भार और इसे कहते हैं चल भार, अचल भार चल भार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल लोड। लॉन्गिट्यूडनल लोड एंड ट्रांसवर्स लोड यानी अनुप्रस्थ भार और पार्श्व भार, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल या बोले या एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं, एक्सियल भी बोल सकते हैं, एक्सियल लोड एंड ट्रांसवर्स लोड। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल लोड या एक्सियल लोड यानी अक्षीय और पार्श्व भार कहते हैं इसे, ठीक है। अनुप्रस्थ या अक्षीय, अनुप्रस्थ भार या अक्षीय भार, ठीक है। यानी कि एक्सिस के जो अलोंग लंबाई के अलोंग, यानी अगर बात करें ये देखिए ये लंबाई है, ठीक है। इसी मेंबर की जैसे ये कोई मेंबर है इसकी लंबाई L है तो अगर लंबाई के डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, यानी लंबाई के अक्ष के समानांतर, ठीक है, फोर्स लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कहते हैं, यानी या एक्सियल लोड कहते हैं। किसी अक्ष के समानांतर, किसी एक्सिस के या किसी अक्ष के समांतर, किसी अक्ष नहीं किसी लंबाई के अक्ष के समानांतर, लंबाई के अक्ष के समानांतर, ठीक है, लंबाई के अक्ष के समांतर कोई भी फोर्स लग रहा है, हो सकता है टेंसाइल, हो सकता है कंप्रेसिव, तो उस लोड को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल लोड बोलते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ यानी लंबाई के विपरीत नहीं बोलेंगे, लंबाई के परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबाई के एक्सिस के, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है हमारी, इसके परपेंडिकुलर अगर लोड लग रहा है, ठीक है, तो इस लोड को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल लोड में लिखेंगे कि किसी लंबाई के समानांतर किसी एक्सिस पर लगे हुए लोड को क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड या लॉन्गिट्यूडनल लोड। अगर लंबाई के परपेंडिकुलर यानी उसके लंबवत लगे हुए फोर्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट है टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव लोड बोले फोर्स बोले एक ही बात है, ठीक है। कंप्रेसिव लोड, तो यहाँ पर क्या टेंसाइल लोड है, यानी टेंसाइल लोड है तनन भार, यानी कोई मेंबर है, ये कोई मेंबर है, इस पर इसको खींच रहे हैं, यानी इसको खींचा जा रहा है, इस पर तनाव बल लगाया जा रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं टेंसाइल लोड। अगर कंप्रेसिव, इसी मेंबर को यहाँ पर अगर देखें, इस मेंबर को दबाया जा रहा है, यानी
इसको क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव लोड बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव लोड। किसी मेंबर को हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं कंप्रेसिव लोड। अगर उसको खींच के बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसे कहेंगे टेंसाइल लोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शियर लोड। नेक्स्ट है शियर लोड यानी कर्तन बल। शियर लोड यानी कर्तन भार, कर्तन भार, ठीक है। यानी कोई मेंबर है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, उसे लगा के उसे कट करना चाह रहे हैं, शियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंप्रेसिव लोड। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये कोई मेंबर है जिस पर फोर्स लगा के, ये क्या है, ये फोर्स है, फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, ये मान लो कोई रिवेट लगा है तो इसको तोड़ना चाह रहे हैं, यानी इसको खींच के तोड़ना चाह रहे हैं। कैसे शियर होगा, वो यहीं से, जहां पर ये रिवेट लगा है, ज्वाइंट है, यहीं पर टूटेगा, ठीक है, यहीं पर टूटेगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोलेंगे शियर लोड, ठीक है, शियर लोड। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन कहां से जनरेट हुआ, इसी से ही जनरेट हुआ। यानी लोड लगाया गया तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, यानी कुछ डिफॉर्मेशन हुआ। हो सकता है अगर उसे दबाया गया हो तो लंबाई में कमी हुई होगी, अगर उसे खींचा गया होगा तो उसे, यानी टेंशन में खींचा गया होगा तो उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हुई होगी, तो उसे कहेंगे टेंसाइल फोर्स, ठीक है, या टेंसाइल लोड। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हमने टाइप्स ऑफ लोड देख लिया कि कितने प्रकार की होती है। डेड लोड, लाइव लोड देखा, यानी कि डेड लोड यानी कि अचल भार जो कभी चेंज नहीं होता, लाइव लोड जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। दूसरा देखा लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल लोड, ठीक है, एक्सियल या ट्रांसवर्स लोड, एक्सिस के समांतर जो लंबाई है उसके समानांतर कोई भी लोड लग रहा है, कंप्रेसिव या टेंसाइल, तो उसे कहते हैं एक्सियल लोड या लॉन्गिट्यूडिनल लोड। ट्रांसवर्स यानी कि उस लंबाई के क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कोई भी लोड लग रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। नेक्स्ट चीज देखा था टेंसाइल या कंप्रेसिव, उसको अगर दबा रहे हैं तो क्या है, कंप्रेसिव लोड है, अगर उसे खींच रहे हैं तो टेंसाइल लोड है। नेक्स्ट देखा था शियर लोड। शियर लोड यानी कि कर्तन भार, यानी कि किसी स्ट्रक्चर को कट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, खींच के उसे कट किया जा रहा है तो उसे, या दबा के उसे कट किया जा रहा है तो उसे क्या है, वो शियर लोड। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेन। यहीं पर शियर स्ट्रेन की उत्पत्ति हुई, कैसे कि जब से फोर्स लगा के उसमें डिफॉर्मेशन आया तो वहीं से स्ट्रेस और स्ट्रेन की उत्पत्ति हुई। तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति की संकल्पनाएं, प्रतिबल और या प्रतिबल विकृति की संकल्पना, ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। जब किसी भी बॉडी पर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर वही देख रहे हैं कि बॉडी को डिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, यानी उस पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने पोजीशन में या अपनी अवस्था में बना रहने की प्रयास करता है। तो कैसे प्रयास करता है, जितना लोड हम लगा रहे होते हैं, जितना फोर्स लगा रहे होते हैं, उतना ही फोर्स वो अपोज कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं। जैसे इस बॉडी को देखें, हम इस बॉडी को देखें, अगर हम इसको खींचना चाहें, ठीक है, इसको खींचना चाहें तो ये क्या करेगा, खींचना नहीं चाहेगा, ठीक है, नहीं चाहेगा, ये अपोज करेगा। यानी कि अगर, यानी यहाँ पर देखें, कट करके देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको जूम करके मान लो देखते हैं तो ऐसे आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, लोड लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कोई एफ नाम का, तो इस पे पूरे पार्ट कर, यानी पूरे क्रॉस सेक्शन में एक प्रकार का, पूरे क्रॉस सेक्शन में एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हो रहा होगा, यानी कि इसको अपोज करने की अपोजिंग फोर्स लग रही होगी, यानी इसको अपोज करने के लिए मान लेते हैं F1
F2 F3 फिर के मान लो Fn तक लग रहा है, ठीक है। यानी अपोजिंग फोर्स सभी फोर्स को मिला के इस F के बराबर होगा। यानी अगर देखें तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स अगर देखें, रिजल्टेंट फोर्स देखें तो यानी Fr की बात करें, रिजल्टेंट फोर्स को देखें तो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस स्वान, ठीक है, Fn तक जाएगा। यानी सब फोर्स को मिला के कितने के बराबर है, ये रिजल्टेंट फोर्स के बराबर ही है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है। तो इसी को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि अंदर की तरफ से इस मार्कर की बात करें, अगर इस मार्कर को ऐसे खींचे हैं, इस मार्कर को ऐसे खींचे तो पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, अपोजिंग फोर्स उत्पन्न हो रहा होगा, नहीं तो नहीं उत्पन्न करता तो ये तुरंत खींच जाता है, टूट जाता है, ठीक है। लेकिन ये अपोज करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहा है, जब तक लगाएगा कि जब तक इसका जितना फोर्स ये लगा रहा है उससे ज्यादा न लगा दे, इसका जितना फोर्स है उससे ज्यादा न लगा दे, इसकी जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अदरवाइज जब तक लगाएगा जब तक कि इसका खुद का अपना फोर्स है, यानी रजिस्ट करने की क्षमता है, उससे ज्यादा लगा देंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इसे कहते हैं IRF, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी आंतरिक प्रतिरोध बल, क्या बोल सकते हैं इसे, आंतरिक प्रतिरोध बल, आंतरिक प्रतिरोध बल, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया से क्या डिनोट कर सकते हैं, स्ट्रेस को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। तो इसके फिर कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर देखने आ रहे हैं कि जब कोई भी बॉडी पर फोर्स लगा के उसे डिफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी उतना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी डिफॉर्म होने से मना करता है, यानी अपोज करता है, तो उससे क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं। अगर उसे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जिस इकाई में या जितने यूनिट में फोर्स, जितने एरिया में लग रहा है वो फोर्स, यानी रेजिस्ट कर रहा है, यानी इसकी बात करें इस एरिया को, तो इसी एरिया को क्या कहते हैं, ये आंतरिक या सॉरी इसे बोलते हैं एरिया, यानी स्ट्रेस इक्वल टू होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया होगा, ये यही वाला एरिया होगा, ठीक है, यही एरिया होगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, उसमें इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बताएंगे। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन पूछा जाए तो उसमें ये लिखेंगे कि किसी पिंड पर जब हम बल लगा के उसको विरूपित या डिफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी उतना ही फोर्स लगाता है, किस लिए कि वो अपने आप को मेंटेन बनाए रखने के लिए, अपने शेप को यानी डिफॉर्म होने से रजिस्ट करता है, यानी अपोज करता है। तो उस जो अपोजिशन फोर्स होता है उसे ही बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। यही से उत्पन्न होता है स्ट्रेस, और जो भी चेंजमेंट होता है और उसके ओरिजिनल चेंजमेंट से यानी ओरिजिनल डायमेंशन से अगर डिवाइड कर दें तो उसे कहते हैं विकृति। आगे देखने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बल के लगाने पर, इसको डिफाइन कर सकते हैं, बल के जब किसी पिंड पर या when we apply any force on any body then the body resist, ठीक है, resist to deformation को रेजिस्ट करता है, ठीक है। जब किसी बॉडी पर या जब किसी पिंड पर कोई बल लगाते हैं या बल लगाया जाता है तो वो पिंड डिफॉर्म या विरूपण होने
को होने का प्रतिरोध होने का विरूपित होने का अपोज करता है, ठीक है, विरूपित होने का प्रतिरोध करता है या विरोध करता है, अपोज यानी विरोध करता है। तो इस प्रतिरोधी बल को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल बोलते हैं। तो इस प्रतिरोधी बल को इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं या आंतरिक प्रतिरोधी बल बोलते हैं। आंतरिक प्रतिरोधी बल इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें होने वाले विरूपण को विकृति बोलते हैं, ठीक है, विकृति बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतिबल क्या होता है? अभी बताया कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्या? स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या किसी पिंड पर किसी इकाई या डायरेक्टली बोले इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी आंतरिक प्रतिरोध विकृति तथा क्षेत्रफल के अनुपात को आंतरिक प्रतिरोधी बल तथा एरिया के अनुपात को कहते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज डिफाइंड बाय सिग्मा, ठीक है। सिग्मा से इसे डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। डिफाइन करें तो क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी F बाई ए, सिग्मा इक्वल टू F बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस यानी प्रतिबल। स्ट्रेन की बात करें, यहां पर स्ट्रेन को देख लें, यानी विकृति। तो विकृति क्या होता है? किसी भी मेंबर पर, किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाए हैं तो उसमें जो चेंजमेंट होगा, मान लेते हैं लंबाई में कमी हुई है या लंबाई में बढ़ोतरी हुई। अगर टेंसाइल फोर्स लगा है तो उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हुई होगी, ठीक है। अगर उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो उसमें कमी हुई होगी, यानी कंप्रेस हुआ होगा। तो यहाँ पर चेंज इन डायमेंशन, इट इज द डिफाइन है, अगर इसे बोल सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी फोर्स लगाने से या किसी पिंड पर फोर्स लगाने पे जो भी परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन होता है और उसके ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड करने पर क्या हमें मिलता है? विकृति मिलती है। इट इज डिफाइन एज या इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन,
चेंज इन डायमेंशन, it is change in dimension to original dimension, original dimension. चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी अगर देखें इसको इसे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन यानी बीमा में परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन, चेंज इन डायमेंशन, बीमा में परिवर्तन यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई जो भी है उसमें परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल यानी वास्तविक जो डायमेंशन रहा फोर्स लगाने से पहले, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि लंबाई में या चौड़ाई में या यानी कुल मिला के बीमा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकता है, उसमें जो भी परिवर्तित हुआ है अपॉन ओरिजिनल, जो भी प्रारंभिक लंबाई थी या चौड़ाई थी या ऊंचाई थी वो, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रारंभिक चेंज इन यानी परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन तथा इसकी प्रारंभिक बीमा, प्रारंभिक बीमा तो इसे कहते हैं स्ट्रेन यानी विकृति, ठीक है। अब देखो खाली चेंज स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद में देखेंगे स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति कितने प्रकार से होती है या कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस यानी प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, यानी टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस हो सकता है और डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी तनाव प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल, कंप्रेसिव में संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। तनाव और प्रतिबल यानी किसी मेंबर में क्या हो रहा है, लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, वो टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है और उसकी लंबाई में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है। सेकेंड चीज कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यानी यहाँ पर क्या लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा यानी कि उसकी बीमा में या उसके डायमेंशन में कमी आ रही है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, किसी मेंबर में या किसी पिंड में लगने वाले तनाव बल या टेंसाइल या टेंशन फोर्स टू या पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी देख लेते हैं डायग्राम से, ये कोई मेंबर है, ठीक है, ये कोई मेंबर है, इसमें क्या लग रहा है, मान लेते हैं कोई फोर्स लग रहा है F, ठीक है, F कोई फोर्स लग रहा है, तो F लग रहा है फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, इतने में, ठीक है, इस एरिया में लग रहा है, तो इसका एरिया अपान इस फोर्स अपान ये एरिया, यानी यहाँ पर Ft से डिनोट कर सकते हैं इसे Ft, यानी इस टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस,
टी मीन्स टेंशन, सिग्मा मीन्स स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। सेकंड चीज देख लेते हैं, अगर यहाँ पर दूसरा कोई बॉडी है जिस पर क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, यानी एफ है जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, इस बॉडी को दबा रहा है, दबा रहा है यानी कि कंप्रेस हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा सी से डिनोट करेंगे, सी से कंप्रेसिव, सिग्मा से स्ट्रेस यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसे डिनोट करेंगे एफ बाई ए से। सेम चीज यानी ये फोर्स अपॉन ये एरिया, जितने फोर्स में, जितने एरिया में ये लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल में अभी जैसे डायग्राम बनाया था, ये कोई बॉडी है जिस पर क्या है, शेयर कर रहा है, शेयर लग रहा है, यानी कोई शेयरिंग फोर्स लग रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, इस एरिया को जो ये चिपका हुआ एरिया है इसको क्या कर रहा है, तोड़ना चाह रहा है, क्योंकि यही लगा हुआ है, नहीं तो ये इजीली टूट जाए, ठीक है। तो ये फोर्स अपॉन जितना एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, शियर स्ट्रेस को करेंगे टाउ से, ठीक है। एफ बाई ए यानी एफ बाई, ये कौन सा, यहाँ ये एरिया को मान लेते हैं एरिया ए है, तो एफ बाई ए से इसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करते हैं एफ बाई ए से डिनोट करेंगे, ये हो गया शियर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड बंकन प्रतिबल। बेंडिंग मीन्स होता है बंकन, स्ट्रेस मीन्स होता है प्रतिबल, ठीक है। तो यहाँ पर बंकन प्रतिबल, यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस मीन्स हो गया कि फोर्स, कोई मेंबर है उस पर कोई टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है सीधे, और उसका एरिया, ठीक है। तो ये हो गया कोई मेंबर है जिस पर मान लेते हैं फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और ये एरिया, तो इसे डिनोट कर देंगे एफ डी सिग्मा डी से एफ बाई ए, ठीक। ये बेंडिंग स्ट्रेस है, इसको डिनोट करते हैं, ये कोई बेंडिंग स्ट्रेस हम देखेंगे आगे चल के, इसकी बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, ठीक। और कहाँ पर टॉप पे कितना होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होता है, बॉटम पे कितना होता है, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बता देते हैं, सिग्मा यहाँ पर होता है एम बाई आई इंटू वाई, ठीक है। इसको ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस, बीम में बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लिया, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में देख लिया। यहाँ पर इसको डिफाइन करना इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। टेंसाइल फोर्स लग रहा है और उसका एरिया, तो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस है, नहीं सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यानी कोई मेंबर है जिसे दबाया जा रहा है, फोर्स लग रहा है, उसको दबा रहे हैं, यानी उसके लेंथ में या उसके डायमेंशन में कमी कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा के, तो वो हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा शियर स्ट्रेस, यानी इस बॉडी पर फोर्स लगाए ऐसे या सीधे लगा रहे हैं इस पर फोर्स, ठीक है। इसको क्या करना है, शियर करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी अलग अलग करना चाह रहे हैं, शियर हो गया। डायरेक्ट स्ट्रेस है, किसी फोर्स पर, किसी मेंबर पर या किसी पिंड पे क्या है, डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स हो या कंप्रेशन फोर्स से मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट फोर्स हो गया। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेस, बीम में पढ़ने वाले हैं आगे चल के बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिटेल में, ठीक है। एम बाई आई सिग्मा अपन वाई से इसे इसका देखें फार्मूला, तो होता है, इसको आगे देखेंगे, एम बाई आई सिग्मा अपन वाई ई बाई आर, ये बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है। आगे इसे देखने वाले हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।